हेलो दोस्तों, चलिए फिर आज एक और नई कहानी आपको सुनाते हैं। और वही जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। लाल रंग का बटन है उसे दबा दीजिए और जल्दी से घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना कर पाए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। मैं लेबर रूम में नर्स थी। जब भी डिलीवरी का केस आता तो डॉक्टर सभी को कमरे से बाहर निकालती और सब कुछ खुद करती। इस बार डॉक्टर खुद गर्व से हो गई, लेकिन मेरी जान तो तब निकल गई जब उसने कहा कि उसकी डिलीवरी मैं करूँगी, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। लेकिन असल में मेरी जान तब चली गई जब डॉक्टर ने कमरे में 4 बड़े शीशे लगवाए और मुझे अपनी जगह पर लिटाकर। मेरा बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था, लेकिन मैं पैदा हो गई, इसलिए जब भी मैं उनके सामने जाती वो मुझे गाली देने लगते। मेरी माँ ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे स्कूल में भर्ती करा दिया। हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी विनती को देखकर मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं फेल होती गई। इसी तरह 2 साल एक ही क्लास में पढ़ी, यानी किसी तरह रो रो कर हाई स्कूल पास कर लिया। मैंने माँ से बोला, माँ अब मुझे नहीं पढ़ना, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही इतना पढ़ चुकी हूँ। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मैं अब और नहीं पढ़ूंगी। जब माँ के शब्दों ने मेरे पैर रोक दिए तो वो बोली कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए देखो, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो अपनी पढ़ाई छोड़ दो। अम्मा की बातें मेरे लिए झटका साबित हुई, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ गुड़ियों से खिलती आ रही थी और कौन मुझसे शादी करेगा। मैंने और जानना चाहा। माँ बोली, रमेश चाय वाले से। बस शायद ये बात मेरे और मेरे पापा के बीच नफरत वाली साबित हुई और मैं अंदर जाकर उल्टा लेटकर रोने लगी। मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी करने का दुख नहीं हो रहा था, जिसकी पहले से ही 2 पत्नियां थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख था इतने सालों के बाद भी मैं अपने पिता के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। इकलौती संतान होने के बावजूद उनका दिल मेरे लिए थोड़ा भी नर्म नहीं हुआ। खैर, सारी रात मैं ऐसे ही लेटी लेटी सोचती रही। एक माँ ही है जो मेरी परवाह करती है, तो मैं क्यों अपने पिता के फैसलों पर अपना जीवन व्यतीत करूं। सही फैसला मेरे लिए मेरी माँ भी ले सकती है। बस यही सोचते हुए अगले दिन मैंने माँ से आगे पढ़ने के लिए हाँ कह दिया। मेरी बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे बहुत देर तक गले से लगाया और प्यार करती रही। आखिर में वो बेबस थी, मेरे लिए भला और क्या कर सकती थी। तो अब जब कॉलेज में दाखिले की समस्या खड़े हुई, उसके लिए तो पैसों की ज़रूरत थी। माँ ने अपनी अंगूठी बेचने का फैसला किया। फिर अगले दिन वो अपनी अंगूठी निकाल रही थी और गौर से देख रही थी कि तभी सीमा आंटी आ गई। वो हमारे पड़ोस में ही रहती थी और पेशे से नर्स थी। क्या हुआ सुनीता, चिंता में लग रही हो? वैसे क्या चल रहा है? हाँ, मुझे चिंता हो रही है। सपना को कॉलेज में दाखिला लेना है, इसलिए मैं ये अंगूठी बेचने के बारे में सोच रही हूँ। सीमा आंटी ने कहा, इसको नर्सिंग कॉलेज की एडमिशन करवा दो। मैं वहीं रहती हूँ, फ्री में एडमिशन हो जाएगा और कुछ पैसे भी मिलते रहेंगे कोर्स के दौरान। माँ खुश हो गई। पहले तो पापा नहीं माने, फिर जब माँ ने यह बताया कि पैसे भी मिलेंगे तो वो तैयार हो गए। मैं दूसरे ही दिन सीमा आंटी के साथ अस्पताल चली गई। सीमा आंटी ने एडमिशन कराया और सबसे मिलवाकर खुद वापस चली गई। पहला दिन तो ठीक था, सिर्फ इंजेक्शन में ही निकल गया। दूसरा दिन भी साधारण लेकिन मौलिक था। तीसरे दिन पढ़ाई शुरू हुई और उसके बाद रुकी नहीं। पहला साल तो मेरा पढ़ के बीत गया, लेकिन दूसरे साल में मेरी परीक्षा शुरू हुई। मुझे खून वगैरह से बहुत डर लगता था, इसलिए जब टाँके खून की बात आती तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। कई बार तो मैं खड़े होकर बेहोश हो गई, मगर मेरी साथियों ने मुझे कोर्स पूरा करा के ही छोड़ा था। इस दौरान मैं सिर्फ देखती रह जाती और जब सब कुछ करने में मेरी बारी आती तो मुझे अजीब सा लगने लगता और हर तरफ खून ही खून नज़र आता। खैर, किसी तरह मेरी नर्सिंग भी पूरी हुई। अब माँ मेरी शादी कराना चाहती थी। मेरे कोर्स के दौरान मिलने वाले पैसों ने पिताजी के अंदर काफ़ी नई उम्मीद जगा दी थी। अब वो मेरी शादी नहीं करना चाहते थे और यहाँ उन्होंने माँ की एक भी न चलने दी। मैं खुद भी अपनी शादी नहीं करना चाहती थी। ऊपर से पापा का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छे होते जा रहा था, इसलिए मैं उन्हें चुपचाप अपनी मर्जी करते देखती रहती। पापा ने मेरी जॉब एक थोड़ा पास में ही अस्पताल था, वहाँ लगवा दी थी। सुबह जब मैं पैदल जाने के लिए निकली तो पापा अपनी बाइक लेकर आ गए और खुद मुझे उस पर बिठा के अस्पताल छोड़कर आ गए। उस दिन मैं अपने पापा के साथ पहली बार कहीं गई थी। मैं बयां नहीं कर सकती कि उस पल में कितनी खुश थी, क्योंकि मेरे जीवन का वो पहला पल था
जब मेरे पिता मुझसे खुश थे। पिछले सारा दिन मैं इसी के बारे में सोच रही थी। अस्पताल में पहला दिन मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। पहले तो मुझे अपनी अपॉइंटमेंट लेटर की पुष्टि के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी। फिर उसके बाद एक वार्ड में मेरी ड्यूटी लग गई, जहाँ लोगों की बस एंट्री करनी और फॉर्म भरने थे, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। इसलिए मैंने भगवान को धन्यवाद किया और छुट्टी के बाद घर आ गई। उस दिन विशेष रूप से पिताजी के आदेश पर मेरे लिए बहुत सारे पकवान बने थे, जो शायद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 3 या 4 बार ही खाए होंगे। मेरी माँ भी खुश थी, लेकिन उन्हें मेरी शादी की चिंता सता रही थी, जो खुलकर जाहिर नहीं कर सकती थी। खैर, उस वार्ड में मैंने 1 महीने तक ड्यूटी की, लेकिन वहाँ कुछ खास काम नहीं किया, क्योंकि पहले से ही वहाँ होशियार नर्सिंग मौजूद थी, जो अपना काम करने के लिए इधर उधर भागती रहती। इसलिए यहाँ मेरी जान तो बच गई, लेकिन सही मायने में काम 1 महीने के बाद शुरू हुआ। हुआ क्या था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इसी बीच मेरे लिए एक रिश्ता आया, जो बहुत उचित था, और वो पिताजी की सभी शर्तें मानने को तैयार थे, जिसमें एक शर्त ये भी थी कि मेरे वेतन का 1/3 मेरे माता पिता को मिलेगा और चौथाई हिस्सा मेरे पति को। उन्होंने वो मान लिया और उन्होंने 15 दिन में मुझसे शादी कर ली। अब जब विवाह हो चुका था, तो मैंने और 15 दिन की छुट्टी को बढ़ा दिया। शुरुआत में मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छे व्यवहार किया। सरकारी नौकरी का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप पूरे महीने की छुट्टी लेते हो, तो भी आपको पगार मिलती है। इसलिए मुझे पगार मिली। शर्त के मुताबिक मैंने पगार में से आधे से ज़्यादा पैसे पिताजी को दे दिए और 1/4 पति को सौंप दिए। जब मैंने अपनी पगार पति को दी, तो मैंने उनके चेहरे के भाव को बदलते देखा था, लेकिन शर्त यही थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। पति ने वो पैसे चुपचाप अपनी जेब में रख लिए और घर से बाहर निकल गए। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि अब ये कयामत मुझ पर आएगी या तब आएगी, लेकिन शुक्र है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ। एक आधे हफ्ते तक मेरे पति भी मुझसे नाराज रहते थे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो अपने आप ठीक हो गए। मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मुझे अस्पताल जाना पड़ा। दिन भर वहाँ पुरानी दिनचर्या चलती रहती। मैं दूसरी नर्सों से बात करके घर लौट जाती थी। उनमें से कई मेरे साथ नर्सिंग स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए उन्हें पता था कि मैं खून खराबे से कितनी डरती हूँ। और तो जब भी ऐसा वैसा काम होता, तो वो आगे बढ़ जाती और मैं उनकी शुक्रगुजार हो जाती। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। ससुराल वाले भी मुझसे अच्छा व्यवहार किया करते थे। कहीं कोई मुश्किल नहीं थी, सिवाय महीने की पगार को, जब मुझे गलत तरीके से बांटना पड़ता था। 2-4 महीनों तक जब ऐसे ही मैं बांटती रही, तो मेरे पति 1-2 हफ्ते तक मुझसे नाराज़ रहते, लेकिन फिर अपने आप ही सही हो जाते। लेकिन जब 5वें महीने में भी यही स्थिति रही, तो मेरे पति का संयम अपनी सीमा पर पहुंच गया और वो पूरी पगार मुझसे छीन कर घर से बाहर चले गए। मैं उसके इस भयंकर रूप को देखते हुए पीछे खड़ी हो गई। उसके बाद मेरे पति का व्यवहार मुझसे बहुत अच्छा हो गया। वो मेरे लिए बहुत सारे फल और क्या कुछ लेकर घर आ गए थे, लेकिन मेरा दिल कुछ भी नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो उनका ये रवैया था और दूसरी तरफ मुझे अपने पिताजी की चिंता थी। जाने कितने सालों बाद उन्होंने मुझे पिताजी का प्यार दिया था, लेकिन अब मैं अपने पति की ज़िद की वजह से वो रिश्ता खोने वाली थी। अब मेरे पापा भी मजदूरी छोड़ चुके थे, इसलिए मेरे पैसों से उनका घर चल रहा था। रात को मैंने पति के पास बैठे हुए कहा, देखो, तुम्हारी अभी भी एक दुकान है। मेरे आने से पहले तुम्हारा सारा कुछ वहीं से तो चलता था, लेकिन पापा बूढ़े हो गए हैं, वो मजदूरी नहीं कर सकते, और तो और उनकी और कोई औलाद भी नहीं है जो उन्हें कमा कर खिला सके। आप अपनी शर्तों पर कायम रहे ना। तुम्हारे पिताजी लालची हैं, बेटी की शादी करने के बाद भी तनख्वाह अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। किसी लड़की की शादी करके उसकी तनख्वाह उसके परिवार को देने के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना है। मेरे पति ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, लेकिन आपको अपनी बात पर कायम रहना चाहिए था ना। अगर अभी आपने ये सारे पैसे रख लिए, तो पापा क्या सोचेंगे। मेरी ये कहने की देर थी कि मेरे पति को अचानक गुस्सा आ गया। बीवी, तुम्हें कोई ऐसे हीरे नहीं लगे हैं। तुम अच्छी कमाई करती थी, इसलिए शादी की तुमसे। तुम्हें खुश भी रखता। अब अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो इस घर से बाहर नहीं जाओगी और ना ही एक फूटी कौड़ी भी अपने बाप के हाथ पे रखोगी, समझ गई। इतना कहकर मेरे पति घर से बाहर चले गए और रात भर रोती रही और सिसकती रही। मैं समझ नहीं रही थी कि आखिर क्यों क्यों है मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल। हर कोई मुझसे नफ़रत क्यों करता है। मेरे जीवन में आने वाले पुरुष मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते।
पहले जीवन भर मेरे पिता मेरा अपमान करते थे, अब मेरा पति मेरा अपमान कर रहे हैं। वे मेरी जाति को नकार रहे हैं। अब जब दो आदमियों ने मुझे स्वीकार भी किया तो केवल और केवल धन के लोभ में। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि कोई एक बार भी मेरी इज्जत नहीं कर सकता? लेकिन सुबह मेरे लिए एक और परीक्षा थी। मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो पता चला कि मैं पेट से हूँ। पति को पता चला तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी शाम पिताजी भी मुझसे पैसे ना मिलने की वजह से पैसे लेने के लिए चले आए। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो सिर हिला के जाने के बजाय मेरे पति के साथ हिसाब किताब के लिए बैठ गए। कहने लगे, देखो, मैंने अपनी बेटी की शादी इस शर्त पर तुमसे की थी कि तनख्वाह के तीसरे हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे और 1/4 हिस्सा तुम्हारा होगा। जब जवाब में पति ने भी अपनी औकात दिखा दी और चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हारी बेटी से शादी भी इसलिए की थी कि मुझे उसकी पूरी पगार मिल जाएगी, लेकिन तुमने अपने लालच में आकर 4 महीने की पगार हड़प ली। अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मैं तुम्हें और पैसे नहीं लेने दूंगा। इस पर पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ले जाने लगे, लेकिन पीछे से मेरे पति ने भी धमकी दी कि अगर मैं इस घर से निकली तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं जानती थी कि मेरे जीवन में कहीं भी सुख नहीं है। इसी प्रकार यदि मुझे पुरुषों से अपमानित होना ही है तो बेहतर है कि मैं अपने पिता से अपमानित हो जाऊं। ये सोचकर मेरे पिता के साथ चली गई और मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो वो कहेगा वो सच कर देगा, लेकिन जब कल्पना हकीकत में बदली तो मेरी तबीयत खराब हो गई। पिताजी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। यहाँ एक और बुरी खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। जिस बच्चे के आने की उम्मीद मुझे सुबह मिली थी, सदमे के बाद वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन पापा खुश थे, उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा। घर जाकर मैं माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद मैंने अपने पिता से बातचीत करनी बंद कर दी और चुपचाप अपना काम करती रहती। पगार आने पर माँ के हाथ में बिना गिने ही सारे पैसे दे देती। धीरे धीरे समय के साथ मेरे दिल के जख्म नहीं भरे। अस्पताल में भी अपना काम खुद करती थी, बिना डरे मरीजों के खून में हाथ डुबोकर टाँके लगाती थी। तो मैंने कुछ ऐसा किया है ये महसूस ही नहीं होता। सब लोग मुझे हैरानी से देखते कि सपना को ये क्या हुआ है। ये तो बहुत शर्मीली और कायर हुआ करती थी। मेरी शादी और तलाक के बारे में सब जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मेरा डर मर्द की सूरत के पीछे छुपे हुए गिद्धों ने ख़त्म कर दिया है, जिन्होंने मुझे नोच नोच खाया है। इसलिए अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि अब मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। इसी बीच मैंने फिर से एक अमीर बूढ़े आदमी से दोबारा शादी कर ली, जो संतान नहीं चाहता था। लेकिन हाय मेरी किस्मत, जब उसे मालूम पड़ा कि मैं पेट से हूँ तो उसने खुद अपने हाथों से दवाई ला कर दी और उस उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया। पहले पति ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने खुद इस आदमी को छोड़ दिया। अब मेरे दिल के सारे अरमान टूट चुके थे। मैं बैठकर पल पल रोती रहती थी। मैं इतनी टूट गई थी कि मैं हर दिन खुदकुशी करने के बारे में सोचती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। अब तो मैंने अपनी मम्मी पापा को साफ साफ कह दिया था कि मेरी शादी मत करना, और ये भी कहा कि अगर किसी ने दोबारा ऐसा किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस बात पर पिताजी खुश हुए थे। मैं 3 साल से नर्स थी और इन 3 सालों में मेरी शादी 2 बार टूट चुकी थी। तो अब मैं जान गई थी कि आगे का सफ़र बहुत कठिन है, लेकिन पिछले अनुभवों ने मुझे इतना कठोर बना दिया था कि कितना भी लंबा सफ़र हो मैं अकेले तय कर सकती थी। इन्हीं दिनों हमारे यहाँ गायनी वार्ड में एक जवान खूबसूरत डॉक्टर आई। अगले दिन मेरी ड्यूटी गायनी वार्ड के लिए आ गई। मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि मुझे डिलीवरी वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था। जो नर्सिंग स्कूल में मुझे थोड़ा बहुत सिखाया जा रहा था वो मैंने ठीक से नहीं सीखा था और हमेशा गायनी की क्लास छोड़कर चली जाती थी। अब मैं चिंतित होकर अपनी ड्यूटी बदलने के लिए प्रशासनिक कार्यालय गई, लेकिन वहाँ मुझे स्पष्ट रूप से बताया गया कि उन्होंने मुझे अपने साथ रखने के लिए कल्पना नाम की एक नई डॉक्टर ने चुना है, इसलिए उनकी सहमति के बिना आपकी ड्यूटी रद्द नहीं हो सकती। मैंने गायनी वार्ड में डॉक्टर कल्पना की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद वो मुझे दिखाई दी तो मैंने खुद ही जाके उनसे कहा, देखो डॉक्टर साहब, आपने मेरी ड्यूटी लगा दी है, मैं ये ड्यूटी नहीं कर सकती। मेहरबानी करके मेरा नाम कैंसिल कर दो। नहीं सपना, आपको ही मेरे साथ काम करना होगा, डॉक्टर कल्पना ने गर्व से कहा। मुझे काम आता ही नहीं है। मैंने डॉक्टर से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। डॉक्टर की संतुष्टि से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब सच कहने का समय आ गया था। अगर मैंने उन्हें
इस काम को ना करने का असली कारण ना बताया तो शायद मुझे इस काम से भी छुटकारा नहीं मिल पाए। तो मैंने उन्हें अपनी 2 शादियों के बारे में बताया और ये भी बताया कि मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा या साया किसी की औलाद पर पड़े या किसी की औलाद को देखकर मेरे दिल को तकलीफ़ हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस काम से दूर रखा जाए। डॉक्टर कल्पना मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, इसलिए कुछ देर बाद जब उन्होंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो मुझे यकीन था कि मेरी इस काम से छुट्टी हो जाएगी। ठीक, आपको मेरे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर तुम ही वो नर्स हो। मैं अब ज़्यादा बहस नहीं कर सकती थी, तो मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। फिलहाल काम न करने की बहुत सारी वजह भी थी। अगले दिन मैं सीधे गैनी वार्ड में गई। डॉक्टर कल्पना मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उस दिन डिलीवरी का सिर्फ एक ही केस आया था, तो डॉक्टर ने अपने वादे के अनुसार मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और अकेले ही उस केस को सॉल्व कर दिया। मैंने वहाँ से गंध वगैरह हटा दिया। अब मैं पूरे दिन फ्री रहती। इसी तरह कुछ दिन गुजरे। उनकी भी शादी हो गई। शादी के बाद जब डॉक्टर कल्पना की डिलीवरी का समय आया तो उन्होंने किसी और डॉक्टर की मदद लेने से इनकार कर दिया और मुझे साफ साफ कह दिया कि उनकी डिलीवरी मैं ही करूँगी। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे मना करने पर भी एक न सुनी और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर दीवारों पर हर तरह शीशे लगा दिए। फिर मुझे बेड पर लिटा दिया और मुझे कुछ ज़रूरी बातें बता दी कि ये मुझे काम इस तरह से करना है। मैं वो डर गई थी। मैंने डॉक्टर से बहुत जिद की, मुझसे ये केस ना हल करवाएं, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। तो मुझे समझाने के बाद उन्होंने मुझे बिस्तर से उठने का इशारा किया, तो मैंने भगवान का नाम लेकर काम शुरू कर दिया। डॉक्टर आसानी से मुझे चारों ओर के शीशे से काम करते हुए देख रही थी और उन्हीं शीशों के सहारे पूरी तरह से मुझे मार्गदर्शन कर रही थी और समझा रही थी कि बच्चे को कैसे जन्म देना है। वास्तव में वो एक नेक महिला थी, जिन्होंने इतने दर्द में भी मुझसे बड़ी विनम्रता के साथ बात की और आखिरकार 2 घंटे के अथक परिश्रम के बाद मैं डॉक्टर की कल्पना की एक प्यारी सी बच्ची की डिलीवरी करने में कामयाब हुई। जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ, मैंने डॉक्टर को दंडवत प्रणाम किया और डॉक्टर भी मुस्करा रही थी। खैर, डॉक्टर को कमरे में शिफ्ट करने के बाद मैंने कमरे की सारी सफाई की और फिर डॉक्टर से मिलने गई तो उन्होंने उस लड़की को मेरी गोद में दे दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर कल्पना की मुझसे डिलीवरी कराने के निर्णय के बारे में जानने के लिए मैं पहले से ही उत्सुक थी। जब उन्होंने ऊपर से अपनी बेटी को मेरी गोद में दे दिया तो मैं चौंक गई। वो मेरी हैरानी देखकर मुस्कुराई और बोली, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो तुमने मुझे गायनी वार्ड दिखाया था और फिर गायनी वार्ड छोड़कर चली गई थी। तुम्हें पता है, उस दिन बाकी लेडी डॉक्टर ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था, तुम बहुत मनहूस हो और वगैरह वगैरह। तो सबने यही बोल रखा था कि आगे से मैं जितना हो सके तुमसे दूर रहूं, लेकिन मेरी ये सोच और विचार नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रहने रखने का फ़ैसला किया। फिर अगले दिन तुमने अपनी कहानी सुनाई। तभी मैंने सोच लिया कि आने वाले दिनों में तुम ही मेरी डिलीवरी करोगी, कोई और नहीं, बल्कि मैं मेरा पहला बच्चा हमेशा के लिए तुम्हें गोद में डाल दूँगी। उसके बाद मैं हर दिन तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाने का फ़ैसला किया था। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने हाथों से इस बच्चे को दुनिया में लाओ। जब मैंने ये सब अपने पति को बताया तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हुई। दरअसल हम दोनों पति पत्नी हर संभव तरीके से भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। आज से ये बेटी तुम्हारी और तुम ही इसकी माँ। इतनी देर में डॉक्टर कल्पना के पति भी आ गए और उन्होंने भी मुझे दीदी कहकर मेरे सिर पर हाथ फेरकर आश्वासन दिया कि ये लड़की आज से तुम्हारी बेटी है। उस वक्त मेरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। भगवान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सभी दुखों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुलझा देता है। जैसे मेरी प्यारी बेटी अंशिका के रूप में मेरे दुखों का निवारण हो गया था। कि मैं डॉक्टर कल्पना की भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी जैसी एक अधूरी महिला को पूरा किया। आज भगवान की कृपा से उनके भी 2 बच्चे हैं और मेरी भी बेटी बड़ी हो गई है। उस दिन के बाद मैं बिना किसी झिझक डॉक्टर के साथ सभी डिलीवरी के केस आराम से कर लेती हूँ और कभी भी भगवान का शुक्रिया अदा करते नहीं थकती। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।